अगर तुम लोग को याद होगा तो क्लास नाइन्थ में कंजर्वेशन मोमेंटम पढ़ा था, जिससे कि गन की रिकॉइल वेलोसिटी निकालते थे, यानी कि टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम जो है वो कंजर्व रहता था, है ना। मोमेंटम ऑफ द गन एंड मोमेंटम ऑफ द बुलेट, टोटल मोमेंटम क्या रहता था, मोमेंटम ऑफ बुलेट प्लस गन, वो रहता था कंजर्व। तो उसका एप्लीकेशन से मतलब इसी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का एक एप्लीकेशन था, जिससे कि हम रिकॉइल वेलोसिटी निकालते थे गन की। जब गन को हम फायर करते हैं तो गन पीछे हो जाती है, तो वो वेलोसिटी कितने वेलोसिटी से पीछे होती है, वो होती है रिकॉइल वेलोसिटी। तो ऑब्वियसली वो नेगेटिव होती थी, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट होती थी वो निकलता था। तो यहाँ पे उसके एप्लीकेशन से हम ये निकाल सकते हैं। तो क्लास 9 की चीज़ है ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और इसको कुछ ज़्यादा ही डिटेल में हम चैप्टर 6 में पढ़ेंगे। तो अभी हम जितना थोड़ा बहुत जान लेते हैं उसके बारे में। तो बेसिकली क्या होता है ना, देखो, बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, तो ये कहता है कि मतलब बेसिकली ये क्या होता है, सेकंड और थर्ड लॉ ऑफ मोशन का एक तरीके का ये मिक्सचर है, ठीक है। तो ये लीड करता है, मतलब ये इम्प्लाई करता है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल, जिसकी हमको कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कहता है कि व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन अ सिस्टम ऑफ सेवरल इंटरैक्टिंग पार्टिकल में, यानी कि एक सिस्टम में बहुत सारे इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स हैं जो कि आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, जब कोई फोर्स एक्ट नहीं करता उस सिस्टम पे, तो जो टोटल लीनियर मोमेंटम होता है पूरे सिस्टम का वो रहता है कंजर्व्ड। यानी कि अगर हम सारे पार्टिकल जो कि इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स हैं उनका अलग अलग से हम मोमेंटम निकाल लें और उन सबको हम जब ऐड करेंगे तो टोटल हमारा आता है जीरो। तो इसी को कहते हैं कंजर्वेशन, यानी कि टोटल मोमेंटम जो है वो सिस्टम के अंदर ही है, कहीं इधर उधर नहीं जा रहा, ठीक है। तो टोटल मोमेंटम, टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द system is always conserved. So the total linear momentum is the vector sum of the linear momenta of all the particle of the system, कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो यही होता है लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन, ठीक है। अगर हम इसके डेरिवेशन पे आए नॉर्मली, मतलब ऐसे हमको डेरिवेशन इसका करना हो, मैं बता रहा हूँ आप लोग को ये चीज़, बुक में बस एक पैराग्राफ है जिसको मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को। तो ये तो हो गई सिंपल सी बात, ठीक है। तो अगर इसका डेरिवेशन करना हो आपको, ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से, ठीक, तो क्या कहता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग, ये आपको याद होगा। तो उस तरीके से आप कर सकते हो कि यानी कि एक सिस्टम है जिसमें एन पार्टिकल्स हैं, तो सबका एन का पार्टिकल्स का वेट समझ लो m1 m2 m2 m3 m4 mn तक मास है, वेलोसिटी v1 v2 v3 vn डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो टोटल मोमेंटम क्या हो जाएगा भाई, m1 इंटू वी वन प्लस m2 इंटू वी टू प्लस m3 इंटू वी थ्री प्लस ब्ला 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 mn इंटू mn vn, यही होगा। तो m1 इंटू वी वन को p1 ले लो, है ना, m2 इंटू वी टू को p2 ले लो, p स्टैंड फॉर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। तो हर एक पार्टिकल का अलग अलग मोमेंटम का टोटल करके वो ऐसा लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो टोटल फोर्स जो एक्ट हो रहा होगा दैट विल बी इक्वल टू dp बाई dt, होता है ना। अगर हम आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें तो जो फोर्स का हमारा चेंज होगा वो भाई ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है, उस पर कोई फोर्स नहीं एक्ट कर रहा होगा। इसी तरीके से आप उसका डेरिवेशन भी निकाल सकते हो कि पी जो आपका मतलब लीनियर मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता पूरे एक सिस्टम की अगर हम बात करें तो। खैर, मैंने समझा दिया, अब आप लोग कर भी सकते हो। क्वेश्चन आते हैं कभी कभी, तो आप लोग उसको ट्राई करना तो ज़रूर कर लो जाओगे, ठीक। तो ये था कुछ बात, मतलब उसकी नॉर्मली। ऐसे जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की मैं बात कर रहा हूँ ना, वो आपको क्लास 9 की बुक में मिल जाएगा, तो उसमें कुछ ऐसा नया नहीं है जो कि हमें यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। तो सिंपली यही था। इसके बाद जो हमको मेन ध्यान देना है वो ये देना है कि बस क्लास 9 की चीज़ है यार, ऐसा कुछ इसमें अलग नहीं है। जैसे कि एन इम्पॉर्टेंट एग्जांपल जो होता है कोलिजन ऑफ टू बॉडीज, जो कि आप ऑलरेडी मतलब क्लास 9 में पढ़ चुके हो। और याद करो एक क्लास 9 में लॉज ऑफ मोशन अगर इस चांद आप पढ़ रहे होगे तो उसमें एक चीज़ था जो कि आप लोग का ये होमवर्क रहेगा कि आप क्लास 9 की बुक से उस चीज़ को जरूर पढ़ के आना, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का टॉपिक पूरा सेकंड चैप्टर में मिल जाएगा आपको, वो अच्छे से पढ़ लेना बस। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इक्विलिब्रियम, ठीक है, इक्विलिब्रियम स्टार्ट करने वाले हैं। तो इक्विलिब्रियम में हमें क्या पढ़ना है वो सारी चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। तो अगेन इक्विलिब्रियम में बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसका, ठीक। सो इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस में
या तो कॉन्करेंट फोर्स भी बोल सकते हैं, यानी कि एक पॉइंट पे लगने वाले फोर्स। ठीक है, तो जब भी मतलब एक पॉइंट पे कई सारे फोर्स लगते हैं तो उन सबको हम बोलते हैं कॉन्करेंट फोर्स है, यानी कि एक ही पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं। फोर्स एक्टिंग एट द सेम पॉइंट ऑन अ बॉडी, एक बॉडी पे अलग अलग आड़े तिरछे जगह से जो फोर्स एक्ट कर रहे होते हैं उनको हम कॉन्करेंट फोर्स बोलते हैं। ठीक है, कॉन्करेंट। सो व्हेन अ नंबर ऑफ फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी एट अ सेम पॉइंट, और नेट जो अनबैलेंस्ड फोर्स है वो जीरो होता है। तो बॉडी जो रहती है वो तो रेस्ट में ही रहती है या फिर यूनिफॉर्म मोशन में रहती है। आप समझ रहे हो इस बात को? जैसे फॉर एग्जांपल मैं ऐसा समझो कि ये एक पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट है, एक पॉइंट है, यहाँ पे इस फोर्स इस तरीके से लग रहा है, कई सारे फोर्स लग रहे हैं, एक इस तरीके से लग रहा है इतना, और एक ऐसे लग रहा है फोर्स। एक सेकेंड, इसको हटाते हैं, एरो गलती से लग गया। एक इस तरीके से फोर्स लग रहा है, ठीक। बट ये जो बॉडी है ये मोशन में नहीं है, ये बॉडी ऐसे रेस्ट पे ही रखी हुई है, हिल नहीं रही, इतनी फोर्स लगने के बावजूद भी। तीन फोर्स लग रहे हैं इस पे, एक इधर इधर इधर, लेकिन तब भी ये रेस्ट पे है। तो ऐसे स्टेट ऑफ बॉडी को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। या तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा हो और उसकी वेलोसिटी में कुछ चेंज ही ना आ रहा हो, या तो वो यूनिफॉर्म मोशन में हो तब भी इस पे इतना फोर्स लग रहा है तो कोई चेंज नहीं आ रहा। तो बेसिकली क्या कह सकते हैं हम, ये जो दो फोर्स है इस वाले फोर्स को बैलेंस कर रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं सॉल्व करने के लिए, बेसिकली पेंडुलम के आते हैं, किसी के भी आते हैं, तो वो हम इक्विलिब्रियम से सॉल्व करते हैं। कंजर्वेशन और लीनियर मोमेंटम तो समझ लिया, अब हम इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस की बात करते हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। ठीक, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस की बात करेंगे तो बेसिकली ये होता है कि एक पार्टिकल जो भी है एक पॉइंट पे वो होता है ज़ीरो। ठीक है, उसका जो टोटल फोर्स होता है वो ज़ीरो होता है। कैसे, अभी हम बात करते हैं। जैसे कि मैं बात कर रहा था कि एक कोई पॉइंट पे कॉन्करेंट फोर्स लग रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे इक्विलिब्रियम है। तो कंसीडर करो कि तीन फोर्स लग रहे हैं, F1 F2 F3, एक कोई पॉइंट पे लग रहे हैं, वो पॉइंट O पे ले लो। ठीक है, कोई पॉइंट O पे लग रहे हैं, तो चलो हम लगाते हैं। जैसे अभी ये डायग्राम बनाया था ना, वही डायग्राम मुझे बनाना होगा, तो बेसिकली इसको अंडू ही कर देते हैं। चलो दोबारा से इसको लिखना पड़ेगा मुझे, कोई बात नहीं, लिख लेंगे। हम पढ़ रहे हैं कंजर्वेशन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल। हाँ, तो यहाँ पे तीन फोर्स ऐसे लग रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे तीन फोर्स लग रहे हैं, आप ऐसा समझो। सपोज कर लो ये आपका F3 है, यहाँ पे आपका लग रहा है F1, और ये है F2। ठीक है, ये F2 हो गया। ये तीन फोर्स है हमारे पास, यहाँ पे इस तरीके से एक्ट कर रहे हैं, है ना। सो तो अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, अगर तुम लोग को याद होगा, तो F1 और F2 का जो एक रिजल्टेंट निकल के आता है, तो इसको अगर हम पूरा पैरेललोग्राम बना लेंगे तो उसका डायगोनल के बराबर। तो उसको हम डायरेक्टली ऐसे लिख लेते हैं, अलग कलर से दिखाते हैं, उसको हम डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं ना, ये इस तरीके से इसका रिजल्टेंट निकल के आएगा। ये F1 प्लस F2 है, वेक्टर F1 प्लस F2, ये हो गया आपका वेक्टर F1, वेक्टर लगाना मत भूलना, वेक्टर F1 प्लस F2, ये रिजल्टेंट फोर्स हो गया इन दोनों का, F1 F2 का। ठीक है, F1 F2 का रिजल्टेंट फोर्स हो गया ये। तो F1 प्लस F2 ये चीज़ हो गई, और ये पॉइंट O है, पॉइंट बना लेते हैं, ये पॉइंट O है हमारा, जहाँ पे ये चीज़ कॉन्करेंट फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। एंड तो अगर अब हम यहाँ से हम
ट्रायंगल लॉ भी लगा लें, तो ट्रायंगल लॉ पे लगाने के बाद हमारा क्या हो जाएगा, ये तो पैरेललोग्राम लगा के हमने ये चीज़ निकाली है, और ट्रायंगल लॉ को लगा के हम क्या निकाल सकते हैं कि F2 इधर की तरफ एक्ट कर रहा है, F1 इधर की तरफ, तो F3 इधर की तरफ एक्ट करेगा। ओके ठीक है, एक हम ट्रायंगल भी बना सकते हैं, यानी कि ट्रायंगल मैं ऐसे बना सकता हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए कि ये तो F1 है, ठीक है, F2 को इधर अगर ले आओ ऐसा, F1 को उठा के इधर ऐसे ले आओ, यहाँ पे ऐसे लगा दो, ठीक है, या फिर यहाँ पे ऐसे लगा दो, यहाँ पे लगा दो, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, और F3 को इस तरीके से यहाँ पे लगा लो, या फिर मैं और ऐसे बना देता हूँ इस तरीके से। ऑब्वियसली थोड़ा सा रफ हैंड से बना है तो इसलिए थोड़ा सा गलत हो गया, बट डायग्रामेटिकली वो ऐसा दिखेगा। F1 कौन सा, F2 कौन सा, F3 कौन सा है आप जानते हो, ठीक। तो कौन सा F1 F2 F3 हो गया, नीचे वाला F2 है आपका, ये आपका F2 है, और ये है आपका F2, तो लिख लेते हैं यहाँ पे F2, एंड पहले वाली चीज़ तो आप समझ ही चुके हो, ये हो गया आपका F1, एंड जो ये वाला चीज़ है ये है आपका F3, ठीक है, ये F3 हो गया। इज इट क्लियर नाउ? ये बात तो एकदम दिमाग में बैठ गई होगी। इफ द थर्ड फोर्स दैट इज F3 एक्ट ऑन अ बॉडी सच दैट F3 इज इक्वल टू, F3 जो है इक्वल टू है, अगर आप ध्यान दो, अगर जो आपका ये F3 है, if F3 is equal to minus of F2 प्लस F1, तो आपका पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा, मतलब बैलेंस रहेगा। तो ये जो बॉडी है तब इक्विलिब्रियम में होगी अगर ऐसा सिचुएशन है तो, ठीक, क्योंकि साफ साफ देख पा रहे होगे आप लोग यहाँ से, वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट दोबारा से अगर लेकर के आओगे आगे तो ये चीज़ साफ साफ दिख रही होगी तुम लोगों को। पैरेललोग्राम से ये चीज़ तो क्लियर है कि F2 जो हमारा मतलब जो रिजल्टेंट है वो F1 प्लस F2 है, तो साफ साफ ये चीज़ दिख रही होगी अगर इसको इक्विलिब्रियम करना है तो ये मतलब जैसा पिछले वाला की अगर डायग्राम देखो, इस डायग्राम से हट के पिछला वाला अगर देखो आप, तो क्या था, यहाँ पे दो फोर्स ऐसे लग रहे थे, ये तो रिजल्टेंट फोर्स है, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या F1 प्लस F2, ठीक है, इसी F1 F2 की बात हो रही है, बट ये हमारे F3 के अपोजिट डायरेक्शन में था। मैं F3 एक बार यहाँ पे बना भी देता हूँ आप लोगों के लिए, तो इसको मैं ब्लैक से बनाता हूँ F3 को। F3 आपका कुछ ये है, दिस इज F3, F1 F2 को मैं नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि उसका रिजल्टेंट ऑलरेडी दिखा दिया, तो F3 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F2 प्लस S1 है, क्योंकि ये जो रिजल्टेंट ब्लू वाला है ये F1 प्लस F2 है। बात बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगी, ठीक। अगर इसको इक्विलिब्रियम में रहना है तो इस F3 को इसके बराबर होना होगा, इसके नेगेटिव के, तभी ये यहाँ पे इक्विलिब्रियम मेंटेन कर पाएगा, अदरवाइज अनबैलेंस्ड हो जाएगा, राइट। सो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, इस इक्वेशन से अगर हम इस इक्वेशन के और आगे बढ़े हैं तो इस इक्वेशन से क्या कहते हैं कि अगर F3 आप ब्रैकेट खोल दो और F2 को लेफ्ट साइड में ले आओ तो हो जाएगा F2 प्लस ये, उसके बाद ये हो जाएगा F3, ये इक्वल्स टू क्या है, 0 है। इज इट क्लियर? दिस इज इक्वल्स टू 0। We have this, now we can continue to another thing, we can obviously we can move further। तो जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, कौन से डायग्राम में, आपको ये ट्रायंगल वाले डायग्राम में दिख रहा होगा कि these three forces in equilibrium can be represented by the sides of triangles taken in the same order। देखो ऑर्डर सेम है कि नहीं, सेम ऑर्डर, जिसको ऑर्डर का मतलब नहीं पता वो वेक्टर वाली वीडियो जाके पहले देख लो, उसके बाद ही आगे बढ़ना, वरना कुछ होने नहीं वाला, ठीक है। तो ऑर्डर का मतलब देखो, इसका टेल, इसका हेड, फिर यहाँ से उसकी टेल चालू हुई, यहाँ इसका हेड आया, फिर यहाँ से इसकी टेल चालू हुई, तो इस तरह सेम ऑर्डर में, कोई ऑर्डर डिफरेंट नहीं है। अगर हम इसका ट्रायंगल बनाए ना तो ये एक सेम ऑर्डर का ट्रायंगल बन रहा है जिसका कि ऑर्डर सेम है, ठीक है, ट्रायंगल बन रहा है जिसका कि ऑर्डर सेम है। समझ में आ रही मेरी बात? तो यहाँ से क्या हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं, द कंडीशन फॉर द इक्विलिब्रियम of a number of forces acting at the same point is that the vector sum of all these forces equal to 0, ठीक है। देखो, द कंडीशन फॉर द इक्विलिब्रियम, जो
इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है, यानी कि इक्विलिब्रियम है तो उसकी एक शर्तें होंगी, ऑब्वियसली उन शर्तों पे ये खड़े उतरने चाहिए। तो वो शर्त क्या है? ठीक है, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि ये जो ट्रायंगल है तीनों का सेम ऑर्डर में है और तीनों फोर्स अलग अलग हैं, तो हमको साफ साफ दिख रहा है। और यहाँ से हमने निकाल लिया कि ये एक इक्वेशन थी, ये हमने इस वाले डायग्राम से ये कंक्लूजन निकाला। अब इस वाले डायग्राम से हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे कि कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होगी। ठीक है, तो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होगी कि नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग एट द सेम पॉइंट इज दैट द वेक्टर सम ऑफ ऑल, मतलब कंडीशन क्या है, कंडीशन फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ अ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग एट द सेम पॉइंट। वो इक्विलिब्रियम होने की कंडीशन क्या है कि वेक्टर सम ऑफ ऑल दीज फोर्सेस शुड बी इक्वल टू जीरो, यानी कि एक पॉइंट पे कितने भी फोर्स एक्ट हो रहे हों। अभी ये ट्रायंगल बन रहा है ना, हो सकता है पैरेललोग्राम बने, हो सकता है कि पेंटागन बने, हेक्सागन, हेप्टागन, डजंट मैटर, कितने भी फोर्स एक्ट हो रहे होंगे एक पॉइंट पे। कंडीशन क्या है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मैं लिख देता हूँ कंडीशन क्या है हमारी। कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम मैं ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, समझ जाना। तो कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ द नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग 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 एट द सेम पॉइंट, वो कंडीशन क्या है मैं लिख देता हूँ सिर्फ, बस उसको लिखने के बाद फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। एट द सेम पॉइंट the same point is that the vector sum of all the forces must be equal to zero. Is it clear? जो मतलब sum of सारे forces हैं, the vector sum of all these forces must be क्या, is equal to zero होता ही है। ठीक है, is equal to zero। समझ आ रहा है? चलो, इतनी बातें क्लियर होगी। तो इन जनरल हम क्या कह सकते हैं कि पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ एन फोर्सेस, यानी कितने भी फोर्स हो सकते हैं, इफ दीज फोर्सेस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द साइड्स ऑफ क्लोज्ड एन साइड पॉलीगन, यानी कि ये ट्रायंगल क्लोज्ड बन रहा था। ठीक है, अगर चार फोर्स होते, अगर चार फोर्स को हम बनाते तो वो क्लोज्ड, अगर एक कोई फिगर बना रहा होता, फोर साइडेड फिगर, थ्री साइडेड फिगर, टू साइड तो ऑब्वियसली नहीं होगा, थ्री साइडेड, फोर साइडेड, फाइव साइडेड, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये फोर्सेस आपस में इक्विलिब्रियम में एक्ट करेंगे और इनका सबका सम क्या होगा, जीरो के बराबर होगा ही होगा। तो दिस वाज द कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम दैट वी हैव टू फॉलो इन दिस काइंड ऑफ टॉपिक्स। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में। और एक और चीज़ आती है जिसको हम कहते हैं लामीज थ्योरम। तो आई डोंट थिंक कि लामीज थ्योरम तो में अभी ऐसा मुझे बताना चाहिए अभी के लिए, क्योंकि वी आर फॉलोइंग एनसीईआरटी, तो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। लामीज थ्योरी में एक चीज़ होती है, कभी मैं अगर एक्स्ट्रा में टाइम बचेगा बाद में तो बता दिया जाएगा। बहुत सिंपल चीज़ होती है, ऐसा मतलब ऐसा होता है वो, मतलब ऐसा समझो कि चलो ऐसे बताते हैं। लामीज थ्योरम ये होता है कि अगर तीन एक पॉइंट पे ऐसा तीन फोर्स ऐसे लग रहे हैं, मतलब लॉ ऑफ साइंस भी कहते हैं उसको। क्या ये बार एरो लग जाता है अलग से, चलो ठीक है, तीन फोर्स इस तरीके से लग रहे हैं। तो अब आप जानते हो कि एक एक तो एंगल यहाँ पे बन रहा होगा, एक ये एंगल हो गया है ना, एक ये एंगल हो गया और एक ये एंगल हो गया। ठीक है, ये एंगल हो गया। तो सपोज कर लो ये एंगल है अल्फा और ये एंगल है बीटा और ये एंगल है अगर गामा, सपोज कर लो। और ये वाला फोर्स है F1, ये F1 है, और ये है F2, ये है F2,
और ये है F3 सपोज कर लो। तो लामीज थ्योरम क्या कहता है, ये हो गया F3। तो लामीज थ्योरम कहता है कि साइन, मतलब लॉ ऑफ साइन भी कहते हैं उसको। तो इसको होता है कि F1 अपॉन, लामीज थ्योरम होता है F1 अपॉन साइन अल्फा, क्योंकि मैं अल्फा नहीं लिख पाऊंगा तो दिख रहा होगा तुमको अल्फा, इज इक्वल टू होता है F2 अपॉन F2 अपॉन साइन बीटा इज इक्वल्स टू F3 अपॉन साइन गामा। ठीक है, तो ये होता है लामीज थ्योरम, जो कि आपको एनसीईआरटी में तो नहीं मिलेगा ऑब्वियसली, दिस इज एन एक्स्ट्रा थिंग, जो कि कभी कभी हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में काम आ जाती है। तो ठीक है, मैंने बता दिया, अब आप लोग को याद रहेगा ये चीज़, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। इसको मिटाते हुए कुछ अब क्वेश्चंस पे आते हैं। तो इतना चीज़ें पढ़ ली, अब उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन तो सॉल्व हम करेंगे ना, ऐसा तो है नहीं उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो एक क्वेश्चन करते हैं जो कि इसी पे बेस्ड होगा, आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो अभी आपके स्क्रीन पे वो दिखेगा। देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है, ये इस क्वेश्चन से आप एक नया कॉन्सेप्ट सीखोगे टेंशन के बारे में। टेंशन इज ऑल्सो काइंड ऑफ फोर्स, जो कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर में डायमेंशन ऑफ टेंशन पूछा जा चुका है। तो वो उस वही डायमेंशन होती है जो फोर्स की डायमेंशन होती है, बट वो आती कहाँ से। खैर, तो टेंशन एक ऐसा फोर्स होता है जबकि एक स्ट्रिंग में, यानी कि एक रस्सी में अगर आप पत्थर बांध के लटका दो या कोई हैवी ऑब्जेक्ट बांध के लटका दो, तो उस समय रस्सी पे जो एक तरीके का फोर्स आता है अपोजिट डायरेक्शन में वेट के, तो वो होता है टेंशन। तो देखो क्या कह रहा है, अब मास ऑफ 6 kg इज सस्पेंडेड बाय अ रोप। ठीक है, मास ऑफ 6 kg इज सस्पेंडेड बाय अ रोप। तो मैं यहाँ पे बीच में ऐसा रोप बनाता हूँ। क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने कोई पूरा क्वेश्चन समझ लिया, मैं तो आप लोग को बस समझा रहा हूँ। ओके, ये सस्पेंडेड है फ्रॉम द सीलिंग 2 मीटर। ठीक है, 2 मीटर से सीलिंग। ओके, अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज अप्लाइड एट द मिड पॉइंट ऑफ द रोप। तो सपोज करो ये मिड पॉइंट ऑफ द रोप है, और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, पॉजिटिव हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ 50 न्यूटन। ठीक है, 50 न्यूटन का फोर्स यहाँ पे राइट डायरेक्शन में लग रहा है। ओके, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में is applied at the midpoint of the rope. What is the angle of the rope makes with the vertical in the equilibrium? हमको ये निकालना है। तो बेसिकली इसका डायग्राम जो बनेगा वो वैसे तो आपकी बुक में बना हुआ है, मैं बना देता हूँ, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द फिगर ही ये मतलब ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन दिया है फिगर नहीं दिया, फिगर पहले से ही है, तो मैं फिगर बना देता हूँ आप लोग के लिए। तो कुछ इस तरीके से रोप बनी हुई है, ये यहाँ से इस तरीके से ऐसे रोप आ रही है, ये जुड़ा हुआ है यहाँ पे, ये मिड पॉइंट है रोप का जिसको कि पी है। ठीक है, ये पी है आपका, उसको लिख दो यहाँ पे, पी है। ओके, और 6 kg का यहाँ पे मास रखा हुआ लगा हुआ है, तो 6 kg का मास लगा देते हैं। ये आपका 6 kg है मास। ठीक है, चलो 6 kg का मास लटक रहा है, एंड ऑब्वियसली 6 kg का मास अगर लटक रहा है तो उसका जो नीचे की तरफ फोर्स लग गया वो कितना हो गया इसका, अगर हम फोर्स की बात करें तो ये तो 60 न्यूटन हो गया ना। अगर हम मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को 10 ले लेते हैं इजी कैलकुलेशन के लिए, तो 60 न्यूटन का वेट नीचे की तरफ लग रहा है, 60 न्यूटन, 50 न्यूटन का उधर की तरफ लग रहा है। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है हमको। तो ये चीज़ क्लियर है तुम लोगों को। अब यहाँ पे फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ। ठीक, अब इसके कारण एक टेंशन फोर्स आएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, क्या बोल रहा था कि 2 मीटर की रोप है ना, तो मिड पॉइंट पे ये है, तो ये 1 मीटर हो गया, ये लेंथ 1 मीटर हो गई, और ये वाली लेंथ 1 मीटर हो गई, ये वाली। ठीक है, तो 1 1 मीटर होगी, तो यहाँ पे लिख भी देते हैं
ये 1 मीटर और यही 1 मीटर यहाँ पे भी है, यही 1 मीटर यहाँ पे भी लिख देते हैं। आई होप अब तो मतलब डायग्राम तो बहुत ही अच्छे से तुम लोग को एकदम क्लियर ही हो गया होगा, इसमें तो कुछ बचा ही नहीं है ना। अब देखते हैं फोर्स कहाँ कहाँ पे लगेगा। ठीक है, तो एक तो टेंशन T1 यहाँ पे लगेगा। ओके चलो समझते हैं थोड़ा सा। हम टेंशन थ्रेड की तरफ लगता है, तो एक तो टेंशन फोर्स इधर की तरफ आएगा ऐसा उल्टा, इसको हम बोल देते हैं T1। ठीक है, टेंशन फोर्स रिवर्स डायरेक्शन में लगता है स्ट्रिंग के अलोंग, ये स्ट्रिंग है, थ्रेड है, उसके अलोंग लगता है। ठीक है, इतनी चीज़ें आ गई। और उसके बाद अब क्योंकि ये आ चुका है तो हम एक इसमें से थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं, जैसे कि ये यहाँ से सस्पेंड है ना, सस्पेंशन यहाँ से इसका, तो यहाँ से ड्रॉ करो नॉर्मल लाइन, इस तरीके से ड्रॉ होती है ऐसा। ठीक, ये जैसे याद करो हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ते थे, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ते थे तो उसमें बनाते थे ना, तो यहाँ पे। और मान लो कि ये जो एंगल है ये आपका है थीटा एंगल, तो ये जो एंगल है ये कितना एंगल बन रहा है, ये थीटा एंगल बन रहा है। सपोज कर लो दिस एंगल इज थीटा, सपोज। अगर ये एंगल थीटा है तो अगर हम इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करें यहाँ पे भी एक थोड़ा सा ऐसा, इसको हम इस तरीके से बनाए तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा ना भाई, अकॉर्डिंग टू ऑल्टरनेट एंगल। भाई ये थीटा एंगल है तो ये भी एंगल थीटा बन जाएगा। लो लाइन्स एंड एंगल भाई क्लास 8 की चीज़ है, इसमें तो मत ही वो होना अपने आप को उलझाना, तो बहुत सिंपल चीज़ है बच्चों वाली। ठीक, तो ये भी थीटा हो गया हमारा। अच्छा ये थीटा हो गया और ये टेंशन है, तो बताओ इस टेंशन जो T1 है इसका कॉस थीटा और साइन थीटा निकाल सकते हैं हम, कंपोनेंट आराम से निकाल लोगे, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ऊपर की तरफ T1 कॉस थीटा हो जाएगा, राइट और लेफ्ट की तरफ T1 साइन थीटा हो जाएगा। तो ये जो आपका आएगा, मैं अलग कलर से बनाऊंगा उसको कंपोनेंट ताकि दिखना चाहिए हमें। इसको बनाते हैं रेड से। तो भाई और थोड़ा सा ये आपका हो गया T1 साइन थीटा, सॉरी T1 कॉस थीटा जो थीटा के साथ होता है। और यहाँ पे लेफ्ट साइड में हो जाएगा T1 साइन थीटा, ये हो गया T1 कॉस थीटा, T1 कॉस थीटा। ठीक, कॉस थीटा और T1 साइन थीटा कौन सा हो जाएगा वो आप लोग बखूबी जानते हो, ये हो जाएगा T1 साइन थीटा, T1 साइन थीटा। अभी हम फोर्स को बैलेंस करेंगे, तो इस तरीके के क्वेश्चन में फोर्स को करा जाता है बैलेंस। ठीक है, फोर्स को हम करते हैं बैलेंस, सारे फोर्सेस को निकाल लेते हैं कितना कितना कितने तरीके का पॉसिबल फोर्स लग सकता है, फिर उसको लास्ट में कर देते हैं बैलेंस। अच्छा, तो यहाँ पे तो T1 आ गया है, ठीक है, ये T1 ऐसा हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पे T2 भी आएगा भाई, एक T2 भी तो आएगा, ऑब्वियसली आएगा। तो ठीक है भाई T2 भी लगा देते हैं यहाँ पे। T2 ऊपर रिवर्स डायरेक्शन में लगेगा इस तरीके से, T2 आपका इधर डायरेक्शन में लगा, ब्रैक बनाते हैं उसको। T2 को अलग कलर से दिखाते हैं, इसको दिखा रहे थे ग्रीन से। तो आपका T2 जो मतलब टेंशन 2 आएगा वो यहाँ पे लगेगा कुछ इस तरह से रिवर्स डायरेक्शन में, इसको हम T2 नाम दे देते हैं। सपोज कर लो ये है T2, ठीक है ना T2, बहुत बढ़िया। अभी अगर हम इसको अलग से बना दें एक जगह पे, मतलब सिर्फ इतने को हम अगर अलग से एक जगह पे बना दें तो कोई टेंशन ही नहीं है, तो बना लेते हैं। देखो ये जो T2 है ये इस वेट की वजह से इस स्ट्रिंग पे लग रहा है, ठीक है, इसको अलग से ही बना सकता हूँ। फिर यहाँ पे एक वेट बना लेते हैं, अरे ये 6 kg वाला अलग ही कलर से बन गया ये तो, कोई बात नहीं, डजंट मैटर, बनने से मतलब है किसी भी कलर का बने, समझ आना चाहिए अपने को। ये बना दिया हमने 6 kg का वेट, यहाँ किनारे बनाते हैं, 6 kg का वेट है। और नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है आप जानते ही हो,
भाई वेट लग रहा है इसका नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ ये लग रहा है T2, टेंशन 2 बिकॉज ऑफ दिस वेट। इसको हमने अलग से बना लिया। तो ये हमारा ये हो गया T2, ये हो गया D2, और यहाँ पे ये हमारा आ गया 60 न्यूटन। ठीक है, वेट, ये तो वेट बोल दो तो 60 न्यूटन ही लिख लो डायरेक्ट, डजेंट मैटर। ठीक, ओके। हमें निकालना क्या है, व्हाट इज द एंगल द रोप मेक्स विद द वर्टिकल इन इक्विलिब्रियम। ये रोप वर्टिकल में कितना एंगल बना रही, ओ थीटा निकालना अपने को। ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर है। ठीक, अच्छा, अब यहाँ बीच में क्या हो रहा है इसको भी अलग से थोड़ा सा बना लेते हैं। एक बार इसको भी बनाना बनता है। देखो यहाँ पे तो आपने टेंशन के बारे में जाना। अब देखो, अब आप सोच रहे होगे ना, कहीं जो लोग कोचिंग पढ़ रहे होगे या फिर कहीं भी ऐसा पढ़ रहे होगे, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में। तो फ्री बॉडी डायग्राम कब बनेगा, अगर मैं यहाँ पे इस मास को हटा दूं, अगर मैं यहाँ पे इस मास को हटा दूं, ये इसको हटा दिया और इसको ऐसे जोड़ दिया इससे। ठीक है, तो अब ये बन गया है फ्री बॉडी डायग्राम। क्या बन गया ये, फ्री बॉडी डायग्राम। मतलब कोई बॉडी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हम फोर्स के डायरेक्शन को ऐसे ऐसे जोड़ के एक पॉइंट पे उसकी पढ़ाई कर रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड फ्री बॉडी डायग्राम। तो ये जो हमने बनाया है इसको कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। तो इस चीज़ को भी समझ लो आप। तो इसको अगर हम इक्वेशन बना ले, फोर्स को बैलेंस करके इक्वेशन बनाना है। देखो पहला जो हमें फोर्स दिख रहा है, देखो प्लस वाला दिख रहा है ना, देखो 60 न्यूटन नीचे की तरफ लग रहा है, उसको कौन बैलेंस कर रहा है, T2। बट T2 अल्टीमेटली देखो, T2 क्या है, टेंशन है। बट टेंशन एक्चुअली में किसके, ये जो T2 है ये T1 cos थीटा के बराबर आ रहा है कि नहीं। देखो ऊपर के एरो की तरफ कहाँ जा रहा है, T1 cos थीटा के बराबर। भाई एक जो स्ट्रिंग, ये तो थ्रेड तो एक ही है ना, तो उस पर एक ही तरीके का टेंशन आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये तो मिड पॉइंट से इधर खींच ले, अलग बात है। तो ये तो टेंशन है, तो T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, ओके इसको लिख सकते हैं, पहले हम लेफ्ट और राइट वाले को वो कर लेते हैं इक्वेट। तो ये है T1 साइन थीटा, T1 साइन थीटा इज इक्वल्स टू 50 न्यूटन। ठीक, ये है इक्वेशन नंबर 1, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लो। दूसरी इक्वेशन हमारी बनेगी T1 cos थीटा इक्वल्स टू T2 इक्वल्स टू ये हो जाएगा वहाँ 60 न्यूटन, आई थिंक, यस 60 न्यूटन, 60 न्यूटन। ये T2 क्वांटिटी इसलिए इंट्रोड्यूस किया ताकि ये मतलब T1 cos थीटा डायरेक्टली हम ना लिखे, इसको नहीं भी लिखते तो चलता। 60 न्यूटन इज बैलेंस्ड बाय T1 cos थीटा, डजंट मैटर। ये फ्री बॉडी डायग्राम दिखाने के लिए मैंने इसलिए आप लोग को बताया था यहाँ से, तो उसमें कंफ्यूज मत होना। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान सकते हो। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 मान सकते हो उसको। तो निकालना क्या है अपने को निकालना है, तो जब भी इस तरह से निकलता है ना, इसको हम टैन में कन्वर्ट करते हैं, टैन थीटा। तो ये तो आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अगर हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दें, ठीक है, इक्वेशन इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, यहाँ से आ जाएगा आपका T1 साइन थीटा अपॉन T1 कॉस थीटा। तो T1 से T1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, केवल साइन अपॉन कॉस थीटा, दैट इज टैन थीटा। तो बड़े हो गए, डायरेक्टली कैलकुलेशन लिखा करें, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 50 अपॉन 60, दैट इज 5 अपॉन 6। तो 5 अपॉन 6 भी लिख सकते हैं इसको। तो tan थीटा इज इक्वल टू 5 अपॉन 6, या फिर थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स, tan की पावर में इनवर्स लगा दोगे और ब्रैकेट में 5/6, या तो उसकी वैल्यू आपको दी है या तो इतना करके छोड़ देना, आंसर आ जाए आपका। ठीक है, हो गया क्वेश्चन सॉल्व, कुछ ऐसा करना ही नहीं था। और इसकी वैल्यू बेसिकली होती है 39.8 डिग्री। तो ये वैसे आप लोगों को एग्जाम में दिया रहेगा, इसकी वैल्यू होती है 39.8 डिग्री में। तो ये आपका एंगल निकला है, ये तो निकालना था हमको, और कुछ थोड़ी निकालना था। हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। तो ठीक है, अब इसी तरह से हम बहुत सारे क्वेश्चन बहुत तरीके के होते हैं, हम कई सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।
बट इसमें ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा हमारा। तो वो प्रैक्टिस के लिए आप लोग घर पे जितना जितना हो सके प्रैक्टिस करिए, और बहुत अच्छा ही होगा आपके लिए आगे। अब हम बात कर लेते हैं थोड़े कुछ कॉमन फोर्सेस की। ठीक है, कॉमन फोर्स जैसे कि हमारे जो पुली टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, उसमें पुली लगा होता है, एक तरफ एक मास रखा होता है, दूसरा मास दूसरे से ट्रैवल, वो मतलब ऐसा बैलेंस्ड होता है। तो उस तरीके के क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे, हम उस पे आएंगे अभी। ठीक, तो चलो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम बात कर लेते हैं कुछ हमारे कॉमन फोर्स की, कॉमन फोर्स एंड मैकेनिक्स। देखो, कॉमन फोर्स एंड मैकेनिक्स को हटाता हूँ। कॉमन फोर्स एंड मैकेनिक्स का मतलब क्या है कि जैसे मैकेनिक्स आप पढ़ रहे हो ना, ये हमारा मैकेनिक्स है। यहाँ पे क्या होता है ना कि जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो सारी बॉडीज पे लगता है। ठीक है, और जैसे कि आपका कुछ कॉन्टैक्ट फोर्सेस होते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब क्या हो गया, जैसे कि कॉन्टैक्ट फोर्स में आपका आ जाएगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ठीक है, कोई बॉडी ऐसे रखी हुई है, उसमें नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगता है। देन आपका फ्रिक्शन फोर्स आ जाता है। नहीं, इस तरह से बहुत अलग अलग तरीके के फोर्स आते हैं। ठीक, तो दीज आर ऑल काइंड ऑफ फोर्सेस, इसका की है हमें। तो सारे ही फोर्सेस हमने देखा जैसे कि पेयर में आते हैं, वेट और नॉर्मल रिएक्शन। अगर आप पानी में कोई चीज़ डालते हो, उस पर बॉइंट फोर्स लगता है, यानी अपवर्ड फोर्स लगता है, तो वो भी है ना, पेयर बन गया फोर्स का। इसी तरीके से जब स्प्रिंग में जब आप खींचते हो तो उसको स्प्रिंग रिस्टोरिंग फोर्स लगता है। ठीक है, तो वो भी एक तरीके का फोर्स हो गया। तो पेयर में सारी चीज़ें पेयर में आती हैं। तो हम इन्हीं सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं यहाँ पे। कुछ ऐसे कॉमन फोर्स है मैकेनिक्स में जो कि इस तरीके से लगते हैं। तो इसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे आगे। अभी के लिए हमें बस ये जानना था कि कुछ कॉमन फोर्स होता है मैकेनिक्स में, है ना। उसके बाद अब हमें जो पढ़ना है वो है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में हम पढ़ेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना। फिर उसके बाद रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में जानेंगे, थोड़ा सा फ्रिक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे, और उसके बाद हम सर्कुलर मोशन के डायनेमिक्स पे आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रिक्शन से। तो देखो, सबसे पहली चीज़ फ्रिक्शन क्या होती है, मैं यही से ब्रीफ इंट्रो दे दे रहा हूँ, उसके बाद मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा फ्रिक्शन पे, जो कि पूरी फ्रिक्शन से रिलेटेड होगी। तो फ्रिक्शन बेसिकली होता क्या है, देखो, फ्रिक्शन की वजह से ही आप चल पा रहे हो। कोई भी चीज़ रुकी है ना, कोई भी चीज़ रुकती है, रुक जाती है। आप ब्रेक दबाते हो, रुक जाती है। तो सब कुछ ऐसा फ्रिक्शन की वजह से ही होता है। आप दौड़ पाते हो, फ्रिक्शन नहीं होता तो आप चल ही ना पाते, आप एक जगह खड़े ही ना हो पाते। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट में।